देखिए अभी हम लोग बायोट सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं और आज का वीडियो जो है 2021 का पहला वीडियो है। तो आज हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ का दो एप्लीकेशन देख चुके थे पिछले क्लास में। स्ट्रेट वायर के कारण सर्कुलर वायर के कारण उसके सेंटर पे और उसके एक्सियल लाइन पे। आज हम लोग देखेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो देखिए जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन होगा, आर्क वाला भी हम लोग देख चुके थे, है ना। तो तीसरा एप्लीकेशन जो हमारा है वो तीसरा एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है आपको? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक वायर है, देखिएगा ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बायोट सेवर्ट लॉ का सारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में टपक ही जाएगा। ये मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना। इसमें आई करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है भाई? आई। ऊपर की ओर कितना करंट बह रहा है? आई। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पी पर। ये पॉइंट पी है, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका यहाँ से दूरी परपेंडिकुलर दूरी कितना है? आर है, ठीक है। परपेंडिकुलर दूरी क्या है? आर है। और मान लीजिए कि वायर का ये वाला किनारा, ये वाला एंड, और वायर का ये नीचे वाला ये ऐसे, है ना। ये यहाँ पे φ1 एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे φ1 एंगल बना रहा है और ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? φ2 एंगल बना रहा है। मतलब वायर का एंड यहाँ पे ये φ1 एंगल सबटेंड कर रहा है और ये φ2 एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? तो देखिए सबसे पहले तो ये सोचना होगा, बायोट सेवर्ट लॉ हमको कभी भी पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने नहीं सिखाता है। ये क्या सिखाता है हमको? छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने। अगर हम छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए तो हम क्या करेंगे? पूरे वायर के कारण इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए हम, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए डीएल लेंथ का। दिस इज करंट एलिमेंट। ये क्या है? करंट एलिमेंट। छोटा सा एलिमेंट हम ले लिए। अब देखिए, और मान लिए कि ये वाला जो एलिमेंट है, देखिए ध्यान से, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है और इस एंड पे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। हमको यहाँ से निकालना है, पूरे वायर को नहीं। ये एलिमेंट यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और यहाँ पे कितना बना रहा है? थीटा। और ये तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गए, ठीक है। ज्योमेट्री का बहुत यूज होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कंसीडर, वही सब कहानी लिख देते हैं डेरिवेशन में जो आपको लिखना होता है। कंसीडर एन इनफाइनाइटली उसको कहते हैं जिसके लंबाई के बारे में हमको कोई अंदाजा नहीं है, कितना लंबाई हमको पता नहीं है। तो क्या कहेंगे? कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। करंट कैरिंग वायर क्या मान लिए हम लोग? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मान लिए हम लोग, ठीक है। स्ट्रेट लिखेंगे चूजिंग अ करंट एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट चूज कर लिए हैं। चूजिंग अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट चूज कर लिए हैं एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में हम दिखाए हैं। एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में क्या किए हम? दिखाए। समझ रहे हैं बात को? अब क्या करेंगे, हम सारा ध्यान इसी एलिमेंट पे केंद्रित करके रखेंगे। और ये मान लीजिए इसको एस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है? एस। हम इस एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू द करेंट एलिमेंट, ड्यू टू द करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट कैन बी गिवन बाई, करेंट एलिमेंट कैन बी गिवन बाई, किसके द्वारा हमको मिलेगा, कैन बी गिवन यूजिंग, कैन बी गिवन यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ, या आप ऐसे भी लिख सकते थे यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ, यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। समझ गए बात को? क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट P पर है करंट एलिमेंट के कारण, वो हम लोग किससे निकाल सकते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ से। एज कैसे निकाल सकते हैं, लिखेंगे dB बराबर, देखिएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई हो गया आई dl करंट एलिमेंट का लंबाई, और ये जो दूर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है P पॉइंट पे, थीटा, तो आइडियल साइन थीटा, और ये एलिमेंट से यहाँ का दूरी कितना है s, तो आइडियल साइन थीटा बटा एस स्क्वायर लिख दिए। ये पहला स्टेप आप डेरिवेशन का कंप्लीट कर लिए, ठीक है, एलिमेंट के कारण। लेकिन ये सब तो हम लोग एज्यूम किए हैं कि एस दूरी पर है, हमको स्टैंडर्ड आर के टर्म में इक्वेशन लिखना है। तो देखिए क्या क्या करेंगे, ये हम लोग लिख लिए एलिमेंट के कारण। इंटीग्रेट करने से पहले कुछ कुछ खास बात आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए ये तो हम लिख लिए, अब देखिए फ्रॉम फिगर, फिगर से कुछ कुछ बात आपको निकल के आएगा। सबसे पहला बात क्या फिगर से निकल के आएगा भाई, तो सबसे पहला बात फिगर से निकल के आएगा, देखिए ये ट्रायंगल एक दिखाई दे रहा होगा, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, एम नाम दे देते हैं एम। तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा OMN, इन ट्रायंगल OMN ट्रायंगल में थीटा प्लस अल्फा जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। देख लीजिए इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना भाई, इसका इसका और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा ना, 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा लिखेंगे यहां से। तो दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस अल्फा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप यहां से, साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, है ना। तो साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज हम लोग अब यहाँ पे निकाले हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, जिसमें यह पता चल गया कि साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस अल्फा के बराबर। किसके बराबर है, साइन थीटा कॉस अल्फा के बराबर। अब देखिए अब मेरा काम क्या है, कॉस अल्फा, देखिएगा फिगर में कॉस अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बेस और बटा हाइपोटेनस, है ना, बेस और बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है r और हाइपोटेनस कितना है s। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इस फिगर में कॉस अल्फा किसके बराबर है, बेस बटा हाइपोटेनस, मतलब क्या हो गया, r बटा s हुआ ना भाई। तो यहां से s बराबर आप क्या लिख सकते हैं, s बराबर लिख सकते हैं r बटा कॉस अल्फा, r बटा कॉस अल्फा लिख दिए। तो इसीलिए s बराबर क्या लिख दीजिएगा, r सेक अल्फा, 1 बटा कॉस अल्फा को हम क्या कहेंगे, सेक अल्फा। ये तीसरा चीज निकल के आ गया। अब ये सब क्यों कर रहे हैं जो देखिएगा बताते हैं, आई के जगह आई रखेंगे, एस का वैल्यू यहां से उठा के पुट करेंगे, साइन थीटा के जगह क्या रख देंगे हम, कॉस अल्फा। अब रह गया डीएल निकालना, डीएल क्या निकालना रह गया, डीएल। तो फिगर में देखिएगा आप, जैसे ही आप फिगर में देखिएगा, मान लीजिए कि यहां से यहां का दूरी एल है, ये दिया हुआ है, यहां से यहां का दूरी क्या है एल, और ये छोटा सा एलिमेंट डीएल है। तो फिगर में एक चीज और देखिए आप, क्या कि tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा आपका ये tan अल्फा परपेंडिकुलर और बटा बेस, मतलब क्या हो गया L बटा R, L बटा R। तो यहां से L बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू tan अल्फा, R इंटू tan अल्फा लिख दिए हम। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसको, L वाले को। तो देखिए तो L वाले को जब डिफ्रेंशिएट करिएगा ना तो क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, R सेक अल्फा है, सॉरी R tan अल्फा है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dl हो जाएगा, और अल्फा के रिस्पेक्ट में ये dl हो गया, R कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और tan अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा, और ये d अल्फा, यानी अल्फा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, d बटा d अल्फा ऑफ L, है ना, और क्या d बटा d अल्फा ऑफ क्या, R tan अल्फा। तो R कांस्टेंट था बाहर निकल गया, और tan अल्फा का डिफ्रेंशिएशन हो गया क्या, सेक स्क्वायर अल्फा,
tan थीटा का होता है डिफरेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan अल्फा का सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, और इधर जो dl बटा d अल्फा था उसको d अल्फा को हम क्या कर दिए, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये निकल के आ गया, इसको हम मान लेते हैं 4। अब 2, 3, 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में भाई, 1 में। 2, 3, 4 को किस में उठा के पटक देंगे, 1 में। समझ गए बात को। तो dB बराबर क्या बचेगा, dB बराबर होगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, तो एज इट इज रहेगा, I के जगह I लिख दिए, dl के जगह क्या लिखेंगे हम, r सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा, होगा ना भाई, क्या r सेक स्क्वायर अल्फा, r सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा, है ना। और उसके बाद क्या रह गया, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे भाई, कॉस अल्फा, क्या रख देंगे साइन थीटा की जगह पे, कॉस अल्फा। देख लीजिए, आई के जगह आई रख दिए, डीएल के जगह डीएल का वैल्यू पुट कर दिए, साइन थीटा की जगह क्या रख दिए भाई, कॉस अल्फा रख दिए, और उसके बाद क्या बच गया नीचे एस, तो एस बराबर भी निकाल चुके हैं क्या, आर सेक अल्फा, क्या निकाल चुके हैं, आर सेक अल्फा, तो एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए मारपीट होगा, एक आर को मार गिराएगा, सेक स्क्वायर अल्फा को मार गिराएगा पूरी तरीके से, तो इसीलिए dB बराबर क्या बचेगा भाई, तो कहेंगे म्यू नॉट बट्टा 4 पाई और इनटू आई आर कट गया है, डी अल्फा बच रहा है, यानी कॉस अल्फा डी अल्फा और बट्टा आर। तो हम लोग लिखेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dB में म्यू नॉट आई और बट्टा 4 पाई आर इंटू क्या, कॉस अल्फा डी अल्फा। अब जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लेंगे, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और आर ये दूरी भी तो फिक्स है। वेरिएबल क्या है, ये एंगल वाला टर्म, यार ये अल्फा जो लिए है अल्फा, ये अल्फा हम अगर नीचे एलिमेंट लिए तो अल्फा कहां तक ले सकते हैं, φ1 तक, और ऊपर लेंगे तो क्या लेंगे, φ2 तक, और हमको पूरा वायर के लिए काम करना है, तो पूरा वायर के लिए काम करना है तो नीचे से φ1 तक और ऊपर से कहां, φ2 तक। अगर ये हम एंगल ले लेंगे तो पूरा वायर उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे b इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई आर इज कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा, और कॉस अल्फा डी अल्फा अंदर बचेगा। लिमिट कैसे लगाएंगे, तो कहिएगा -φ1 से लेके +φ2 तक। यहीं पे ध्यान रखना है कि कहिएगा ऐसे क्यों लिख रहे हैं, -φ1 से +φ2 तक, ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे क्या, माइनस लेते हैं क्लॉकवाइज एंगल के लिए, किसके लिए लेते हैं, तो देखिए इसको एरो भी दिखाएं, ऐसे चलेंगे, देखिए नीचे से ऐसे चलेंगे, नीचे का सारा सेक्शन इंक्लूड हो गया, और ऊपर से ऐसे चलेंगे तो ऊपर का सारा वायर, क्योंकि ऊपर यहां से ऊपर का जो सेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है, φ2 बना रहा है ना, और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या कहेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो +φ2 मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज में φ2 चलेंगे, और क्लॉकवाइज में क्या चलेंगे, φ1 चलेंगे, क्लॉकवाइज में क्या चलेंगे, φ1 चलेंगे, समझ गए, क्लॉकवाइज में φ1 चलेंगे, तो पूरा वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -φ1 से +φ2, समझ रहे हैं बात को, -φ1 से क्या आ जाएगा, +φ2। इस लिमिट के अंतर्गत जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देखेंगे हम कि b बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट आई और बट्टा 4 पाई आर, और कॉस अल्फा साइन अल्फा का, सॉरी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस अल्फा का जो होता है डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन अल्फा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन अल्फा, कहां से कहां तक, -φ1 से लेके +φ2 तक, है ना। कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन बोलना है, साइन का माइनस कॉस, और कॉस का क्या होता है, उल्टा बोल दिए क्या, साइन का क्या होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, प्लस साइन। तो यहां से आप लिखिएगा कि b बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट आई और बट्टा 4 पाई आर
अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है phi2, अपर लिमिट कितना है phi2 और माइनस लोअर लिमिट, मतलब समझ रहे हैं ना, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या घटना घटेगा, यहाँ पे माइनस का साइन पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा साइन phi2, क्या बचेगा ये साइन phi2। तो ये जो है फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है इस पी पॉइंट पर तो कितना होगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन phi2 और प्लस क्या साइन phi1। अब इसी में हम लोग आगे कुछ कुछ करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड में डेरिवेशन पूछता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन बायोट-सेवर्ट लॉ के मदद से करिए, तो आप यहीं तक करेंगे और यही इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है क्या म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन phi2 प्लस साइन phi1। phi2 और phi1 क्या है देखिएगा, तो phi1 वो एंगल है जो वायर का लोअर एंड उस पी पॉइंट पर सबटेंड कर रहा है, और phi2 कौन सा एंगल है जो वायर का अपर एंड उस पी पॉइंट पे क्या कर रहा है सबटेंड कर रहा है। तो वही लिखते हैं म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन phi2 प्लस साइन phi1। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसमें इंपॉर्टेंट केस है और सिचुएशन है उस पर चर्चा करेंगे। लिख डालिए, कंप्लीट डेरिवेशन है इसका ये। देखिए अभी हमारा रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट क्या है भाई, तो वो रिजल्ट हमारा है कि मान लीजिए देखिएगा ध्यान से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, थोड़ा सा कुछ कुछ यहाँ पे एजम्पशन होगा तो वो आपको समझ में आना चाहिए। परपेंडिकुलर दूरी r पर एक पॉइंट है P, दूर है थोड़ा, मान लीजिए कि दूर है, नज़दीक नहीं है, क्या माने कि ये पॉइंट P दूर है, यहाँ से यहाँ का दूरी r है ना। वायर का ये एंड यहाँ पे आके कितना एंगल सबटेंड कर दे रहा है phi2, और ये वाला एंड यहाँ पे आके कितना एंगल सबटेंड कर दे रहा है phi1। तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो है म्यू नॉट आई और बटा 4 पाई r और इंटू साइन phi2 और प्लस साइन phi1, साइन phi2 प्लस साइन phi1। अभी देखिए ये डेरिवेशन कर चुके हैं। अब देखिए इसमें अलग अलग सिचुएशन होगा भाई। सबसे पहले सिचुएशन वन ये है कि व्हेन, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाता है, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसको क्या कहते हैं पॉइंट या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या कहेंगे व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिएगा ध्यान से, व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है डज नॉट लाई, मतलब वो झूठ नहीं बोलता है। डज नॉट लाई मतलब क्या, व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डज नॉट लाई इन फ्रंट ऑफ वायर, समझ रहे हैं, जब वायर के फ्रंट में नहीं आता है, वायर के फ्रंट में कहीं नहीं रहता है। गजब अंग्रेजी आप लोग का, लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोले कि जैसे ये पॉइंट P है तो ये वायर के फ्रंट में कहीं जा रहा है, इसके सामने में कहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके फ्रंट में नहीं होगा, फ्रंट मतलब देख लीजिए ध्यान से दिखेगा, जैसे मान लीजिए ना कि ये वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है वायर, और ये वायर है, और इस P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिएगा ध्यान से, ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करना है निकालना है। तो अब ये इसके सामने नहीं है, तो देखेंगे कि ये वाला एंड कितना एंगल बनाता है उसके साथ, ये वाला एंड कितना एंगल बनाता है phi1, कितना एंगल बनाता है phi1, और ये वाला एंड उसके साथ कितना एंगल बनाता है phi2, कितना एंगल बनाता है phi2। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा ना, दोनों एंगल का डायरेक्शन अगर आप लीजिएगा phi1 और phi2, तो दोनों एंगल का डायरेक्शन जो हो जाएगा, देखिएगा ये नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला जो एंड बनाता है उसको हम लोग कहते हैं phi1, क्या कहते हैं उसको हम लोग phi1। तो नीचे वाला एंड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है phi1, और ऊपर वाला एंड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है phi2। बताया है ना, क्या बना है कि नीचे वाला एंड कितना एंगल बना रहा है phi1, और ऊपर वाला एंड कितना एंगल बना रहा है phi2। समझ गए बात को, ये क्या बना रहा है phi1 और ये क्या बना रहा है phi2, और आई करंट इसमें बह रहा है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला किनारा phi1 बनाता है, phi1 बना रहा है, और ऊपर वाला भी क्या बना रहा है, ऊपर वाला phi2, और दोनों एंगल का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज।
तो जो लिमिट लिए थे ना -φ1 से +φ2, वो हम लोग +φ1 से +φ2 लेंगे। क्या करेंगे? +φ1 से +φ2 लेंगे। तो पता ये क्या आ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, खाली जो माइनस माइनस +φ1 हो गया था ना, वो +φ1 नहीं होगा, बचेगा μ0I और बट्टा 4πr और इंटू sin φ2 और माइनस sin φ1। बस ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के सामने लाई नहीं करता हो, और इसका यूज तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के सामने लाई करता हो। तो अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के सामने लाई नहीं कर रहा है तो नीचे वाला एंड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? φ1, और ऊपर वाला कितना सबटेंड करता है? φ2। तो लिमिट जो लिए थे डेरिवेशन में -φ1 से +φ2, उसको हम लोग φ1 से φ2 लेंगे, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये पहला सिचुएशन था, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, दूसरा सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन 2 हमारा क्या होगा, जो देखिए सिचुएशन 2 में आप क्या देखिएगा? सिचुएशन 2 में देखिएगा कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के बहुत नजदीक होगा। क्या देखिएगा सिचुएशन 2 में आप? कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो वायर के बहुत नजदीक होगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के बहुत नजदीक होगा। तो क्या कहेंगे? व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज नियर द सेंटर ऑफ वायर, नियर द सेंटर ऑफ वायर, मतलब आप ऐसे समझिए कि वायर के सेंटर के नजदीक होने का क्या मतलब होता है? ये मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वाला आपका वायर है ना, ध्यान दीजिएगा, और इसके सेंटर के नजदीक ऐसे मान लीजिए ये है, ये आर है, यहीं पर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी यहां पे मान लीजिए बहुत नजदीक है, और नजदीक, जितना नजदीक होगा रिजल्ट हमारा उतना अच्छा होगा। आर हो गया। ये वाला इंड कितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे भाई? तो ये वाला इंड यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगा और ये वाला इंड यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? तो देखिए ये दोनों एंगल बहुत छोटा हो जाता है, मतलब 10 डिग्री से भी कम हो जाता है, और ये आपको पता है कि यही हमारा आर है और ये 90 डिग्री है। अब ये तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। अरे यार, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा ना भाई। तो ये 90 है और ये बहुत छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला एंड कितना एंगल बनाता है? φ2, और नीचे वाला एंड कितना एंगल बनाता है? φ1। कितना बनाता है? φ1। तो हम क्या कह सकते हैं कि φ1, क्या कहेंगे कि φ1 और φ2 ऑलमोस्ट वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री से 2-4 डिग्री कमेगा। तो अप्रोक्सीमेशन में देखिए ये 90 है, इसको भी 90 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि ये जितना नजदीक होगा ये उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब वायर के सेंटर के नजदीक कहीं होगा तब क्या होगा? ये एंगल और छोटा होगा और ये φ1 φ2 लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? B बराबर μ0I और बटा 4πr और इंटू sin 90 और प्लस sin 90। तो क्या हो जाएगा बताइए? बचेगा B बराबर μ0 बटा 4π और इंटू 2I बटा r, 2I बटा r, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं μ0I बटा 2πr, μ0I बटा 2πr। ये हमारा हो गया क्या? जब वायर के सेंटर के बहुत नजदीक होगा। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन। ये कम यूज होता है, लेकिन जब यूज होता है तो अच्छे जगहों पे यूज होता है, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन 3 में क्या है भाई? तो सिचुएशन 3 में क्या है? कहेंगे व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज नियर वन एंड, जब एक किनारे पर लाई करता हो। एक किनारा मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग आपका वायर है इस तरीके से, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, यानी एक ठो एंड के सामने है, इससे बहुत नजदीक, देख लीजिए। तो नीचे वाला एंड φ1 के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। φ1 कितना हो गया? 0, क्योंकि φ1 यार यही ना φ1 है। अगर यहाँ पे उठ के चला आएगा तो कितना एंगल बनाने लगेगा? इस एंड के साथ 0 डिग्री बनाने लगेगा। और φ2 कितना हो जाएगा? ये देखिए, फिर से जब इसके नजदीक लाई करेगा तो ये एंगल फिर से बहुत छोटा होगा, और कहिएगा कि जो φ2 ये सबटेंड कर रहा है P पॉइंट पे, यहाँ से r दूरी पर है ये, और φ2 जो सबटेंड कर रहा है वो कितना होगा? φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत छोटा है और ये 90 है, तो इसको लगभग हम 90 मान सकते हैं। सब अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत फिजिक्स में चलता है,
ऐसा नहीं थियोलॉजी करिए तो कहिएगा हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो दिस इज द जनरल रिजल्ट, दिस इज द, आप ये छोटा एंगल का वैल्यू पता करिए, इसका वैल्यू पता करिए, यहाँ रखिएगा, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन में हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो क्या लिखेंगे, b बराबर म्यू नॉट आई और बटा 4 पाई आर और इनटू साइन फाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 तो 0 होता है और ये क्या बचेगा b बराबर तो म्यू नॉट आई और बटा 4 पाई आर। ये भी यूज होता है कब, जब आप क्वेश्चन में देखिएगा कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के एक किनारे के सामने है, देखिएगा किनारे के सामने है तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर, बाकी वायर के नजदीक है कहीं सेंटर के आसपास है तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है ना। और सिचुएशन 4 देखिएगा भाई, सिचुएशन 4 क्या है, तो सिचुएशन 4 में आप लिखिएगा, इसमें क्या होगा, व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आप कर भी चुके हैं, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं। देखिए क्या है सिचुएशन 4, सिचुएशन 4 बड़ा आसान है। मान लीजिए ये वायर है, ये क्या है वायर, आई करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है पी पॉइंट पे, आपको बता चुके थे पिछले दिन भी, तो उसी समय बता चुके थे। अगर वायर के सामने आ जाए ऐसे, समझ रहे हैं बात को, वायर के एलोंग हो जाए, डीएल और आर एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसका कारण क्या है, क्योंकि डीएल और आर वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। पिछले दिन भी आपको ये बात हम बता चुके हैं। तो जब भी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना भाई, तो यही 3-4 केस आपको सोचना है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और क्या चौथा केस। सबसे ज्यादा ये यूज होता है और ये भी 0 वाला। कब 0 होगा, तो देखेंगे वायर के एकदम एलोंग पॉइंट आ जाए, वायर पर ही पॉइंट आ जाए, वायर के एलोंग आ जाए, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या कहिएगा वायर के कारण, 0। और ये बाकी हमारा जनरल फॉर्मूला है, बाकी क्या हमारा ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, अब इस पे बेस्ड, अब ये सब एप्लीकेशन पे बेस्ड 2-4 ठो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लिए, जो फॉर्मूला था। डायरेक्शन के लिए रूल बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है डायरेक्शन के लिए, ऐसे, ठीक है, आई करंट बह रहा है, ऐसे रूल है कि कंडक्टर को आप अपने इस हैंड में होल्ड कर लीजिए और इस थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो करंट के डायरेक्शन में, और मोड़ना चालू करिए। तो आपका जो ये कौन सा साइड है, हमारा जो लेफ्ट साइड है, इसमें मेरा ये 4 फिंगर बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है, तो देखिएगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा 4 फिंगर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डॉट, और इस साइड क्या होगा, इस साइड मेरा 4 फिंगर अंदर घुस रहा है बोर्ड के, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्रॉस, क्या होगा क्रॉस। और नहीं तो सीधे सीधे आपको बता चुके थे, डीएल क्रॉस आर से भी आप डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सीधे सीधे डीएल क्रॉस आर से। तो फॉर डायरेक्शन ये रूल आप ध्यान रखिएगा, ऐसे हम बता ही देते हैं। और ये हो गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया तो उल्टा हो जाएगा, इधर क्रॉस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा डायरेक्शन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, अगर मान लीजिए कि कंडक्टर को हम ऐसे रख दिए इस तरीके से और इसमें आई करंट बह रहा है, तो देखिए होल्ड करिए ऐसे अपने राइट हैंड में और थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, समझे, और ऐसे करिए ऐसे, तो ऊपर वाले साइड हमारा 4 फिंगर बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया डॉट और नीचे क्या हो गया क्रॉस, है ना। उस तरीके से आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कि इधर हो गया क्रॉस इस साइड में। अब क्या कहिएगा कि जब करंट इधर बहेगा तो बस उल्टा होगा, ऊपर होगा क्रॉस और नीचे क्या होगा डॉट, नीचे क्या होगा भाई डॉट। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए इस रूल का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन मिलता है, मिला जुला के सवाल इस तरीके से आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर ले लेगा, क्या कर लेगा, एक स्क्वायर ले लिया। देख लीजिए ध्यान से, एक स्क्वायर है, साइड का लेंथ ए है, इसमें आई करंट बह रहा है किस डायरेक्शन में भाई, आई करंट बह रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। अब इसके सेंटर पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या कह रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो 4 वायर है, चारों के कारण फॉर्मूला लगाएंगे कौन, बी बराबर म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बटा 4 पाई आर और इंटू साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये चारों वायर के कारण निकालिए, नाम भी लिख देते हैं A B C D। तो देखिए
पहले हम ए बी के कारण, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ए से बी में गए, ऐसे ए बी हो गया। अब सेंटर पे पूछ रहा है ना, तो ए इंड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा और बी एंड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए स्क्वायर है ना, तो ये बनाएगा 45 डिग्री और ये भी कितना बनाएगा 45 डिग्री, पाई बटा 4 बना दिया। और यहाँ से इसका दूरी क्या होता है, ये पूरा स्क्वायर है ना, तो ये वाला डिस्टेंस इस पी पॉइंट का यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सेंटर पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी a/2, पूरा साइड a है तो ये आधा ना होगा, सेंटर है तो क्या होगा a/2। तो क्या लिखिएगा म्यू नॉट आई और बट्टा 4 पाई, ध्यान देना है 4 पाई, r के जगह पे क्या लिखेगा आप a/2 और साइन φ1 और φ2 दोनों 45 डिग्री है, तो साइन φ1 और क्या साइन φ2 हो गया। अब बी ए बी के कारण क्या निकल के आ जाएगा भाई, तो कहेंगे म्यू नॉट आई और बट्टा 2 पाई ए और 1/√2 और प्लस 1/√2, मतलब समझ रहे हैं क्या बात, 1/√2 गुना 2, अरे 1/√2 प्लस 1/√2 तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 2, तो क्या बचेगा ये √2। तो लिखिएगा कि ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया है वो किसके बराबर है भाई, तो लिखेंगे म्यू नॉट आई और बट्टा 2 पाई ए और इंटू √2 होगा ना, नहीं तो आप जोड़ सकते हैं √2 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2/√2 फिर से आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या √2, ये आ गया। अब देखिए, अब आप डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन करंट इधर बह रहा है ना, तो इसको ऐसे होल्ड करेंगे हम, ऐसे भी देखिए ना कि जब करंट इधर बह रहा है तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, क्या होगा क्रॉस, डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हैं, डीएल किधर है -i और आर किधर है j, तो -i × j -k होगा, ऐसे भी पता कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, ए बी के कारण तो हम निकाल लिए, अब क्या हम बी सी के कारण भी निकालेंगे तो ऐसा ही घटना घटेगा, बी सी भी यहाँ पे ये भी 45 डिग्री बनाएगा, ये भी क्या होगा 45, दूरी उरी सब कुछ सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज बीसी के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इतने होगा, क्या म्यू नॉट आई और बट्टा 2 पाई ए और इंटू √2। हाँ डायरेक्शन का फर्क हो सकता है, क्या करेंगे भाई, ऐसे करिए, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, सेम ही डायरेक्शन है, क्रॉस है ना, करंट ऊपर बह रहा है ना, ऐसे होल्ड करेंगे, इस साइड हमारा 4 फिंगर अंदर जा रहा है, ऐसे भी देखिए ना, इसी केस से क्या रिजेंबल कर रहा है ये, बीसी के कारण निकाल लिए। अब किसके कारण निकालिएगा आप, सीडी के कारण, किसके कारण, सीडी के कारण, तो सीडी के कारण क्या होगा देख लीजिए, म्यू नॉट वही मैग्नीट्यूड तो वही होगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए और इंटू √2 डॉट की क्रॉस, देख लीजिए करंट ऐसे बह रहा है ना, इस केस को रिजेंबल कर रहा है, नीचे क्या होगा क्रॉस, हमको तो लग रहा है सब क्रॉस ही होगा, क्या होगा क्रॉस। और उसी तरीके से डीए के कारण क्या होगा, तो कहेंगे म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए और इंटू √2। अब करंट नीचे बह रहा है तो इस साइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब सेम ही है इस पी पॉइंट पर, मतलब चारों वायर के कारण, क्या बोले, चारों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता कर लिए, ए बी बी सी सी डी मिलकर स्क्वायर बना ही दिया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सब तो एक ही डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा 4 और इंटू म्यू नॉट आई और बटा 2 पाई ए और इंटू √2, मारपीट हो सकता है यहाँ पे, किससे ये 2 बार में कट जाएगा ना, तो बचेगा बी नेट इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई और बटा पाई ए और क्या इंटू 2√2, नेट डायरेक्शन क्या होगा क्रॉस, नेट डायरेक्शन क्या होगा भाई क्रॉस होगा। ऐसा क्वेश्चन ही आपको सिंपल देखिए, जो हम लोग पढ़े स्ट्रेट वायर के कारण, उसके कारण हमको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, समझे बात को। देखिए जैसे मान लीजिए हम एक ले लिए यहाँ पे इस तरीके से, अगला ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन ले लीजिए, इस अगले क्वेश्चन में आप कहिए क्या कि हम कहेंगे कि ये पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है और इसमें करंट बह रहा है ऐसे देखिए, और ये 90 डिग्री है, ये A है, ये भी क्या है A है, कहेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बताइए। करंट आप देख रहे हैं कैसे बह रहा है, I करंट बह रहा है इसमें,
अब कहेंगे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो टोटल 3 सेगमेंट आपको दिखेगा, 2 गो सीधा वाला, एक तो क्या कर्व वाला। तो सीधा वाला के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अगर इसको आप नाम दे दीजिएगा ए, बी और सी, तो ए बी के कारण क्या होगा बोलिए, ए बी के कारण 0 क्यों होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड? तो कहेंगे ए बी के कारण 0 इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर पर ही लाई कर जा रहा है, अभी बताए थे सिचुएशन 4। उसी तरीके से बी सी के कारण भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, बी सी के कारण 0 हो गया। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके कारण आएगा, सी ए के कारण। और सी ए में कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सी ए में फॉर्मूला लगाएंगे कल जो पढ़े थे, आर्क वाला फॉर्मूला है ना, आर्क वाला। तो ये आर्क यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री ना। तो क्या था, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और इंटू रेडियस ए, और आर्क जितना एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, पाई बाई 2। तो पाई से पाई मर गया, पाई से पाई मर गया। तो बी सी ए के बराबर, बी सी ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 8a, म्यू नॉट आई बटा 8a। क्या आ गया, म्यू नॉट आई बटा 8a। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, तो इसलिए क्या कहेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा आपका, म्यू नॉट आई और बटा 8a डॉट की क्रॉस, डॉट की क्रॉस। तो ऐसे बह रहा है ना करंट, सर्कुलर वाला का तो रूल बताए ही थे, कैसे बह रहा है, क्लॉकवाइज बह रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस। तो मैग्नीट्यूड भी बता दिए और क्या कर दिए हम, डायरेक्शन भी बता दिए। मैग्नीट्यूड भी बता दिए और क्या कर दिए हम, डायरेक्शन भी बता दिए, समझे। तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, 3-4 ठो, कुछ स्ट्रेट रहेगा, कुछ कर्व रहेगा, सब के एक एक टुकड़े के कारण निकाल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के क्या करेंगे, जोड़ या घटाव जो भी हो सके वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है। नोट करने के बाद फिर और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा, है ना। पहले इसको नोट करिए फटाक से। देखिए ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, इस सारे क्वेश्चन में आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक स्ट्रेट वायर है और दूसरा क्या है आपका कर्व। तो देखिए लिखेंगे जो स्ट्रेट पार्ट है उसके कारण हम मैग्नेटिक, इसके कारण मान लेते हैं B1 और इसके कारण क्या मान लेते हैं B2, एज्यूम कर लेते हैं। तो B1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए अब स्ट्रेट वायर का ये कौन सा केस है आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट वायर के एक एंड के सामने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है। सिचुएशन 3 जो बताए थे, कौन सा, सिचुएशन 3 क्या होगा, लिखेंगे यहां से B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और बटा 4 पाई ए, बता चुके हैं अभी बताएं, 4 पाई यहां से यहां का दूरी a है, और B2 है कर्व वाले के कारण। तो कर्व वाला सेमी सर्कल है भाई। तो अगर आपको याद ना हो तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए और इंटू जितना एंगल वो सबटेंड करा है सेंटर पे, पाई से पाई कट जाएगा। अब डायरेक्शन देखिए, इसके कारण अगर ऐसे बह रहा है तो हम ऐसे होल्ड करेंगे, इधर अंदर और इधर क्या होगा, बाहर। मतलब इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डॉट होगा। क्या होगा, डॉट। अगर ऐसे बाहर आइए तो ऐसे होल्ड करेंगे हम और यहां से बाहर आते हुए दिखाई देगा, तो डॉट। और इसके कारण क्या होगा, देखिए ये कैसे करंट बह रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ऐसे, तो क्या होगा, बाहर, डॉट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने कहेगा पी पॉइंट पे, तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे, B1 प्लस क्या कर देंगे, B2 कर देंगे। तो B1 कितना है, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, और B2 कितना है, म्यू नॉट आई बटा 4a, म्यू नॉट आई बटा 4a, और दोनों को जोड़ दीजिए और बस यही होगा। और क्या, कॉमन उमन लेके अपना, और डायरेक्शन डॉट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डॉट होगा। B1 B2 निकाल के जोड़ दिए। बाकी इसको कॉमन लेने का कार्यक्रम कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट आई क्या ले लीजिएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 कॉमन ले लीजिएगा, सीधे ले लीजिए ना, क्या ले लीजिए आप, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। म्यू नॉट आई बटा 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 4a भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 बटा पाई प्लस 1, 1 बटा पाई प्लस 1 लीजिए, डायरेक्ट जोड़ दिए, हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा देखिएगा, इधर इधर इधर, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए। इसके कारण मान लिए B1, इसके कारण क्या मान लेते हैं, B2, और इसके कारण क्या मान लेते हैं, B3। तो B1 बराबर क्या लिख दीजिएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए। कहेगा ऐसा क्यों कर दिया आप, तो कहेंगे वायर के एक एंड के सामने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है, डायरेक्शन डॉट की क्रॉस, तो क्या कहेंगे, डॉट। क्या कहेंगे, डॉट। और B2 क्या होगा उसी तरीके से यार, तो B2 तो ये है ना, तो मैग्नीट्यूड तो सही होगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए। इसके भी एक एंड के किनारे लाई कर रहा है, इसके कारण B2 मान लिए हैं, है ना। अभी केस क्या होगा, डायरेक्शन, ऐसे करंट बह रहा है, इधर की तरफ
4 फिंगर बाहर आ रहा है तो क्या होगा डॉट, और नहीं तो DL क्रॉस R से भी निकाल सकते हैं। और B3 बराबर क्या हो गया, B3 कर्व है ना, तो लिखेगा म्यू नॉट I बटा 4A, यही रिजल्ट होगा, सेमी सर्कल टाइप है ये, है ना, 4A डॉट की क्रॉस तो डॉट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए P पॉइंट पे तीनों को जोड़ दीजिए, और क्या, तो तीनों को जोड़ देंगे तो म्यू नॉट I बटा 4A कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 बटा पाई प्लस 1 बटा पाई और प्लस 1, 1 बटा पाई प्लस 1 बटा पाई प्लस 1। अरे यार म्यू नॉट I बटा 4A कॉमन ले लिए, 1 बटा पाई प्लस क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा म्यू नॉट I और बटा 4 पाई A और इंटू क्या 2 बटा पाई प्लस 1, और डायरेक्शन क्या होगा डॉट। सब पार्ट के कारण एक अकेले अकेले निकाल कर वेक्टर सम कर दीजिए। अब देखिए यहां पे देखिएगा ध्यान से, इसमें 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, और कौन सा पार्ट है भाई 6 पार्ट है, यहीं तक है, ये मान लीजिए यहीं तक है, ये यहीं तक है ना, 6 पार्ट है, ये सब, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो देखिए इसके कारण अब B1 मान लीजिए, इसके कारण B2 मान लीजिए, आसान हो जाता है, इसके कारण क्या मान लीजिए B3, इसके कारण B4, इसके कारण B5 और इसके कारण क्या मान लीजिए B6 मान लिए। अब देखिए हम कहेंगे B2, B4 और B6 जीरो होगा, क्यों, क्योंकि B2 के कारण पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अलोंग ही पॉइंट आ रहा है, B4 में भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अलोंग आ रहा है, B6 में भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अलोंग आ रहा है। तो हम कहेंगे यहां पे देखिए इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में भाई, कि B2, B4 और B6 जीरो होगा, क्यों भाई, क्योंकि उसके सामने ही आ जा रहा है पॉइंट, बताए हैं अभी, चौथा सिचुएशन बताए थे हम। अब बचा क्या B1 और B3, B1, B3 और B5। तो देखिए B1 के कारण B1 क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बटा, अब देखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा 4 पाई और यहां से यहां का दूरी, तो A और A क्या 3A, और इनटू वो आर्क जितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे कितना 30 डिग्री, मतलब क्या पाई बटा 6, है ना, डॉट की क्रॉस, तो देखिए करंट ऐसे बह रहा है ना, तो क्या होगा डॉट, कर लिए हम, मारपीट कर सकते हैं इसके साथ। B1 बराबर क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ से, पाई से पाई कट जाएगा, 4 तिया 12 और 12 छक 72, तो क्या बचेगा म्यू नॉट I बटा 4 तिया 12 छक 72 72A डॉट, क्या हो गया डॉट। अब B2 क्या होगा भाई, तो B2 नहीं B3 इस कर्व पार्ट के कारण है, तो भी एंगल 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो क्या लिखिएगा म्यू नॉट I बटा 4 पाई, खाली यहां से यहां का दूरी का फर्क है, तो यहां से यहां का दूरी क्या होगा 2A, क्या होगा 2A, और इनटू कितना एंगल सबटेंड कर रहा है पाई बाई 6, पाई से पाई मर गया, 4 दूनी 8 छक 48, तो क्या बचेगा ये B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बटा 48A डॉट की क्रॉस, तो देखिए ऐसे ना बह रहा है करंट, तो क्या होगा क्रॉस होगा, क्या होगा भाई क्रॉस हो गया। अब बताइए एक और बच गया, ये वाला, ये वाला कर्व पार्ट, तो ये जो बच गया इसके कारण क्या होगा B5, तो B5 में तो लिख देते हैं डायरेक्ट म्यू नॉट I बटा 4 पाई और इंटू क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या बचेगा A बचेगा, और इंटू पाई बटा 6, पाई से पाई कट गया, तो B5 किसके बराबर आ गया भाई, तो B5 हो गया क्या म्यू नॉट I और बटा 624A डॉट की क्रॉस, तो करंट कैसे बह रहा है ऐसे बह रहा है ना इसमें, तो क्या होगा डॉट। अब है भाई हमको टोटल निकालना है, तो एक क्रॉस है और बाकी दोनों क्या है डॉट है, एक क्रॉस है बाकी दोनों डॉट है, तो क्या कर लेंगे हम लोग उसको, डॉट वाले को जोड़ लेते हैं और क्रॉस वाले में क्या कर देंगे घटा देंगे, क्रॉस वाले में क्या करेंगे घटा देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगा वो क्या कर दीजिएगा म्यू नॉट I बटा 72A और प्लस, अगर देखिए हम डॉट वाले को बड़ा मान लिए हैं तो आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना, और माइनस क्या कर देंगे माइनस क्रॉस वाले को कर देंगे क्या म्यू नॉट I बटा 48A, म्यू नॉट I बटा 48A यही ना होगा, तो आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से म्यू नॉट I बटा, इस सब में हमको लगता है ये सब में 24 कॉमन है, 24A बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1/3
प्लस 1 और माइनस 1/4, 1/2, सॉरी 1/2, तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा बोलिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, तो बचेगा म्यू नॉट आई बटा 24A और इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा 1/3 प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 हो जाएगा 4/3, 4/3 में से 1/2 चला जाएगा, तो 4/3 और माइनस 1/2 क्या होगा, 4/3 माइनस 1/2, तो आप एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से, तो ये तो निगेटिव में आ रहा है लगता है, ये किस में आ रहा है, 4/3 हो गया, इसको जोड़े तो 4/3 में ये तो ये जो होता है 1.33 और ये होता है क्या 0.5, सही है लगता है, पॉजिटिव में ही आएगा, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 24A, क्या होगा म्यू नॉट आई बटा 24A और इंटू ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4/3 में से क्या चला जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस क्या हो जाएगा ये 3, 5/6 क्या होगा 5/6, तो ये बचेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका म्यू नॉट आई 5 म्यू नॉट आई और बटा 24 इंटू 6 कितना होता है भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, 24 हो गया और 144 हो गया, क्या हो गया 144 इंटू ए और डॉट की क्रॉस, देखिए हम डॉट वाले को प्लस माने थे, क्रॉस वाले को माइनस माने थे, यानी डॉट वाला ही बड़ा है यहाँ पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा डॉट, तो म्यू नॉट आई बटा 144A इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन भारी नहीं है, बस हर पार्ट के कारण निकाल के जोड़ दिए। अब एक क्वेश्चन और बच गया ये वाला, अभी ये हमारे डिस्कशन में नहीं हुआ है अभी, है ना, तो इसको नोट करिए, फिर हम इसको, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया, नीट में भी पूछा गया, अभी इसको बता देंगे, बहुत आसान है, कि मान लीजिए कि सब में सबसे आसान यही है, फोटो देखने में लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे आसान यही है, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम उसका डिस्कशन करा देते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए ध्यान से, इसमें ना 2 पार्ट है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मतलब दोनों का सेंटर एक ही जगह पे है और दोनों को अलग अलग करके बनाते हैं। देखिए एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है ना, एक वायर ऐसे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रखा हुआ है, उसका भी सेंटर पी है, और दूसरा ऐसे है, उसका भी सेंटर पी है, समझ रहे हैं बात को, और दोनों के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं पता करते हैं। देखिए तो देखिए भाई, अगर ऐसे रखा हुआ है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और बटा सर्कल है ना, तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट आई बटा 4πr हो गया, और इंटू वो कितना एंगल बनाता है 2π, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो आंसर होता है म्यू नॉट आई बटा 2r, होता है ना, म्यू नॉट आई बटा 2r। अब देखिएगा रखने का ओरिएंटेशन का फर्क है खाली, 2r, आर हम लोग रेडियस को कैपिटल आर माने हैं ना, करंट आई बह रहा है। अब देखिए इसमें कैसे करंट बह रहा है, ऐसे, अब सोचिए कि ये बोर्ड में नहीं बना हुआ है, ये रिंग है, एक ऐसे रिंग है और उसके अंदर एक रिंग और डाला हुआ है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मान लीजिए एक रिंग ऐसे है हमारे पास, उसमें कैसे बह रहा है करंट, ऐसे बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा नीचे की तरफ होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इसको B1 मान लेते हैं। और एक वायर और है, इस वायर में करंट कैसे बह रहा है, इस तरीके से बह रहा है, देख लीजिए, तो इसके कारण मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, तो करंट बह रहा है आपका ऐसे, तो जब हमारे पास एक वायर इस तरीके से हम लेंगे और उसमें करंट बहेगा इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अब बताइए इसको B2 कह दिए, अब दोनों जब एक साथ रखेंगे तो B1 और B2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा B1 B2 परपेंडिकुलर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका रिजल्टेंट होगा। तो B1 तो निकाल लिए, क्या B2 भी उतना ही होगा, कितना होगा B2 म्यू नॉट आई बटा 2r, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, सेम करंट भी बह रहा है, म्यू नॉट आई बटा 2r। अब B1 और B2 को मान लीजिए कि B के बराबर है, किसके बराबर है, B के बराबर, यानी ये भी B है और ये भी क्या है B, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √2 इंटू B, 2 वेक्टर 90 डिग्री पे, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा √2 इंटू B, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा आपका, लिखिएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट आई और बटा 2r और इंटू √2, इंटू क्या होगा
√2। भाई म्यूनोडाई बटा 2r इंटू √2, क्योंकि √2 गुना b होगा। अरे यार पढ़े होंगे, दो वेक्टर 90 डिग्री पे दोनों बराबर है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा? √2 है। वेक्टर में पढ़ाया जाता है बचपन में, √2 है। तो दो वेक्टर है b और b 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट क्या होगा? √2 गुना b। और एक b किसके बराबर है? म्यूनोडाई बटा 2r के बराबर। किसके बराबर है? म्यूनोडाई बटा 2r के बराबर है। तो कर लिया, बस यही है। देखिएगा निकाल के, इस तरीके से अगर बह रहा है ना ऐसे, तो देखिए ऐसे अगर बह रहा है तो उधर होगा, और इसमें क्या हो रहा है? ऐसे बह रहा है तो हमारा थंब किधर है? नीचे। तो बस यही दिखाना चाह रहे थे कि ये और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम करते हैं, ऐसे ही नहीं चिपका के जोड़ देंगे। तो दोनों 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे वेक्टर सम करेंगे, दो वेक्टर का बराबर होगा तो √2 इंटू वेक्टर, तो √2 और इंटू म्यूनोडाई बटा 2r कर दिए। ये आंसर हो गया। इस तरीके से एक नहीं 25-30 क्वेश्चन मिलेगा अगर आप बुक देखिएगा या कोई भी पैकेज देखिएगा। तो तरीका यही रहेगा, जितना भी टुकड़ा रहेगा सबके कारण स्ट्रेट वायर या फिर आर्क या फिर सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला या फिर सर्कल वाला इक्वेशन, जो भी सिचुएशन बताए हैं सब का यूज कर करके लिख लेंगे। डायरेक्शन जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर होता तो सीधे निकाल के सब जोड़ घटाव कर देते, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, जोड़ना डायरेक्शन के हिसाब से ही पड़ेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए डायरेक्शन साथ साथ लिखते हैं। देखिए लास्ट में प्लस माइनस उसी के हिसाब से होता है। यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री पे था तो उसी हिसाब से वेक्टर सम होगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। कभी ऐसा मत समझिए कि सबको निकाल के और जोड़ दिए। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। सीबीएसई बोर्ड्स में हर एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में वो डेरिवेशन जो है, अब बताए, वो इस साल 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसलिए बार बार उसको लिख के आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पता करने का जो दूसरा लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ। पहला लॉ बायोट सेवर्ट्स लॉ से आपका डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस चीज का? एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, इसको नोट करिए। धन्यवाद।